हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल। तो आज हम लोग ड्यूअल नेचर मैटर का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, है ना। राइट, लेक्चर नंबर 4 है ना भाई। लक्ष्य 1.0 का लेक्चर नंबर 4। आज हम पढ़ेंगे मैटर वेव के बारे में। तो भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मैंने आपका करा दिया है पीएचडी। लिटरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मैंने आपका करा दिया पीएचडी। अभी मैटर वेव क्या है साहब? मैटर वेव बहुत सिंपल सी चीज है कि जब आप लाइट के बारे में समझते हो, ध्यान से सुनना, जब आप लाइट के बारे में समझते हो, पढ़ते हो कंसेप्ट, तो दो तरीके से चीजें आपने पढ़ी। अभी जस्ट हम आपको वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ाएंगे, तो जिसमें बताएंगे कि लाइट इज अ वेव। हम क्या बताएंगे? लाइट इज अ वेव। और लाइट को वेव एज्यूम करके ही, उसके वेव नेचर के बेसिस पे ही हम आपको डिफाइन करेंगे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन इटीसी। तो ये लाइट के कौन से फेनोमेना से एक्सप्लेन होता है? लाइट का क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है, लाइट का इंटरफेरेंस होता है, हम करके दिखाएंगे। ये कौन लाइट का जो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन फेनोमेना, ये कौन से नेचर से एक्सप्लेन होगा? वेव नेचर से एक्सप्लेन होगा सर। अच्छा, अभी हमने देखा लाइट का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर मैं वेव नेचर से एक्सप्लेन करते रहूं तो 30 साल लग जाएगा और एक्सप्लेन नहीं होगा। अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर से एक्सप्लेन करूं तो 30 साल लग जाएगा, लेकिन एक्सप्लेन नहीं होगा। 30 years of time span but not able to explain। 30 year of time span but not able to explain। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर मैं वेव नेचर से एक्सप्लेन कर तो एक्सप्लेन नहीं होगा। ये किससे होगा? लाइट इज अ पार्टिकल। लाइट को हम पार्टिकल बोलेंगे, लाइट इज अ पार्टिकल। तो अब यहां पे सवाल पैदा लेता है कि आखिर लाइट पार्टिकल है कि वेव है? तो डिब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने बोला कि एक्चुअल में लाइट पार्टिकल भी नहीं है, वेव भी नहीं है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक्चुअली वेव पार्टिकल नहीं है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। विच समटाइम शोज नेचर ऑफ, विच समटाइम सोज और बिहेव एज अ पार्टिकल। सोज एज पार्टिकल नेचर, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है। एंड समटाइम एज अ वेव, समटाइम एज अ वेव। कभी कभी वो वेव की तरह बिहेव करता है, कभी कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो फिर यहां पे आता है कि नेचुरल ऑफ सिमेट्री। जब लाइट पहले पार्टिकल था, फिर वो वेव नेचर शो किया, फिर वेव नेचर शो किया, फिर पार्टिकल नेचर शो किया, फिर वेव नेचर शो किया। तो क्या चल रहा है? लाइट आखिर है क्या? तो लाइट में इजी होता है कि उसका वेव नेचर भी ऑब्जॉर्व कर लेना इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन से, और उसका पार्टिकल नेचर भी ऑब्जॉर्व कर लेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। लाइट में आसान है, बट एक्चुअल में दुनिया का एवरी मैटर हैव अ ड्यूअल नेचर। ये बोला डिब्रोगली साहब ने कि नेचर लव सिमेट्री। क्या बोला डिब्रोगली साहब ने? नेचर लव सिमेट्री। और एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ लाइट ही नहीं, दुनिया का हर पार्टिकल का ड्यूअल बिहेवियर है। दुनिया के हर पार्टिकल का ड्यूअल बिहेवियर। दुनिया के हर पार्टिकल का क्या है? ड्यूअल बिहेवियर। दुनिया के हर पार्टिकल का क्या है? ड्यूअल बिहेवियर है। दुनिया के हर पार्टिकल का क्या है? ड्यूअल बिहेवियर है। एवरी मैटर इन दिस यूनिवर्स, एवरी मैटर, हम, तुम, तुम्हारा पड़ोसी, सब बायो, सब, एवरी मैटर इन दिस यूनिवर्स, every matter in this universe have dual nature। means it behave as wave and particle। it behave as wave and particle। sometime behave as wave and sometime behave as particle। वो कभी वेव की तरह बिहेव करता है, कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। दुनिया का हर मैटर, उसी को हम कहते हैं मैटर वेव। जब भी कोई पार्टिकल वेव नेचर शो करता है, जैसे मैं कभी तुमको पार्टिकल की तरह दिख रहा हूं और कभी मैं वेव नेचर शो करूंगा, डिफरेंट सिनारियो पे, डिफरेंट कंडीशन में। जैसे लाइट जब इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, तभी तो कहते हैं मैं आज से तुम्हारी हो गई, पार्टिकल जैसा बिहेव करता है वो, और आज से मैं तुम्हारी हो गई। लाइट जब चल रहा होता है, मुझे देखता है तो रे नेचर शो करता है, मेरे से रे की तरह इंटरेक्ट करता है। और लाइट कहीं चल रहा है, लाइट चल रहा है और बहुत छोटे से होल से इंटरेक्ट करता है तो वेव की तरह इंटरेक्ट करता है। लाइट कहीं चल रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन दिखता है तो उसको पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। जैसे मैं हूं, मेरी स्पीड बहुत ज्यादा होगी तब मेरे में वेव नेचर क्या होगा? डोमिनेटिंग होगा। बहुत ज्यादा होगी तो मेरे वेव नेचर डोमिनेटिंग होगा, है ना।
तो every matter in this universe have a dual nature. Every matter in this universe have a dual nature. And when matter behave as a wave, that is called matter wave. When matter behave as a wave, matter behave as a wave. When matter behave as a wave, is called matter wave. Is called matter wave. When matter behave as a wave, is called matter wave. Is called मैटर वेव. ये एक ट्रांसवर्स वेव होता है, ट्रांसवर्स नेचर का वेव है, ट्रांसवर्स वेव है. ये क्या है? ट्रांसवर्स वेव है. मीडियम नॉट रिक्वायर्ड, इसको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, मीडियम नॉट रिक्वायर्ड, मीडियम नॉट रिक्वायर्ड. इसकी मीडियम, इसकी वेवलेंथ 0 to इंफिनिटी कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन पार्टिकल का साइज, पार्टिकल की स्पीड, है ना, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है. और इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मीडियम नॉट रिक्वायर्ड, है ना. इसकी स्पीड भी हम देखते हैं, स्पीड ऑफ दिस वेव, ये 0 to इंफिनिटी के बीच में कुछ भी वेरी करता है. और ये वेव क्या कैरी करता है? तो वेव हमेशा एनर्जी एंड मोमेंटम कैरी करता है. तो मैटर वेव भी एनर्जी एंड मोमेंटम कैरी करके चलेगा एक जगह से दूसरी जगह. तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी? तो डिब्रॉगली ने सजेस्ट किया कि इस मैटर वेव की जो वेवलेंथ है बड़ा सिंपल है, h/p. इसके लिए कोई डेरिवेशन, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली उन्होंने बता दिया सीधा कि ऐसा है, नेचर सिमेट्री को प्यार करता है. और फोटोन का भी हमने वेवलेंथ क्या डिफाइन किया था? अगर मैं फोटोन की बात करूं तो फोटोन की वेवलेंथ याद तो करो, h/λ ही तो था, नहीं याद है? एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू पीसी, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू पीसी, तो P इज इक्वल टू E/c, और E होता है तेरा hc/λ, और C, तो C से C कट गया, h/λ. बताओ क्या है h/λ? बताओ क्या है h/λ? तो मोमेंटम ऑफ फोटोन, momentum of photon is nothing but h/λ. Momentum of photon is nothing but h/λ. Momentum of photon is nothing but h/λ. Momentum of photon of photon is nothing but h/λ. Wavelength of photon is h/λ. तो उन्होंने बोला कि वो भी सेम ही चीज है, लेकिन फर्क ये है कि यहां पे हम वेवलेंथ जो निकाल रहे हैं फोटोन का वो h/λ लिखे. अच्छा, मोमेंटम ऑफ फोटोन h/λ बोल देते हैं, मोमेंटम ऑफ फोटोन h/λ नहीं. E बराबर पीसी, एनर्जी बराबर प्रियंका चोपड़ा, एनर्जी बराबर प्रियंका चोपड़ा, एनर्जी बराबर प्रियंका चोपड़ा, एनर्जी बराबर पिंका चोपड़ा, एनर्जी बराबर पिंका चोपड़ा, एनर्जी बराबर पिंका चोपड़ा. ठीक है ना? एनर्जी प्रियंका. हेलो, आवाज आ गई क्या? चलिए आ गई, ओके, आवाज आ गई, पूरी आवाज एकदम धनाधन धनाधन धनाधन. चलिए बताइए. छोरो बनल जाला. चलो, तो डिब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ वेव क्या आएगा? लैम्डा इज इक्वल टू h/p. लैम्डा इज इक्वल टू h/p. ये मैटर का वेव है, ये दोनों अलग है. यहां पे हम डिब्रॉगली वेवलेंथ किसका लिख रहे हैं? मैटर का. और वो क्या है? वो h/p है. डिब्रॉगली वेवलेंथ मैटर का h/p है. ये डिब्रॉगली वेवलेंथ क्या है? फोटोन का. कुछ गलत है क्या? हाँ, वही तो मैं कहूँ, h/p आएगा. वेवलेंथ है, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे बाप रे भाई, यहां देखना, P इज इक्वल टू h/λ है. मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है? E/c. मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है? अच्छा, उस समय फिर मैंने सही बोला था, मोमेंटम ऑफ फोटोन होता है E/c. हाँ सर, मोमेंटम ऑफ फोटोन होता है E/c. E को रखा हमने hc/λ, C से C कट के h/λ. इस लैम्डा को यहां रख दो और P को नीचे ले जाओ.
तो लेमडा ऑफ फोटोन भी तो एच बाई पी आया है, लेमडा ऑफ फोटोन एच बाई पी, पी इज इक्वल टू एच बाई लेमडा होता है। देखो पी को यहां रख दो, लेमडा को नीचे रख दो, पी इज इक्वल टू एच बाई लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी। ये किसके लिए? फोटोन के लिए। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे फोटोन की वेवलेंथ है, तो यहाँ पे मोमेंटम किसका आएगा? फोटोन का। और फोटोन का मोमेंटम हम अलग तरीके से लिखते हैं, और ये किसी मैटर का मोमेंटम, ये किसका मोमेंटम है? मैटर का मोमेंटम। तो मैटर का डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी होता है एच बाई पी, जहां पे किसका मोमेंटम है? किसी मैटर का मोमेंटम। और नीट में सवाल पूछा था डी ब्रॉगली वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच ग्राफ बनाओ, तो अगर उसकी मोमेंटम बहुत कम है, ये बहुत कम है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, और जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ाओगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ घटेगा। सर डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर घटेगा तो वेव नेचर खत्म हो जाएगा? नहीं, वेव नेचर ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा। जैसे आप माइक्रोवेव को देख नहीं पाते हो, रेडियो वेव को देख नहीं पाते हो, इंफ्रारेड को देख नहीं पाते हो, लेकिन अब विजुअल लाइट थोड़ा सा सेंसिबल होता है, देख उसको भी नहीं पाते हो, लेकिन वो दिखने में मदद करता है, ऑब्जर्व कर पाते हो विजुअल लाइट। और अल्ट्रावायलेट को देख नहीं पाते हो, गामा रे को, एक्सरे को देख नहीं पाते हो। तो एक रीजन होता है जहां पे विजुअल वेवलेंथ आता है। अगर वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो उसको भी डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। रेडियो वेव उसका मीटर्स में वेवलेंथ होता है, तो मीटर्स में वेवलेंथ मतलब तुम्हारी इधर से क्या चला जाएगा पता नहीं चला। और वेवलेंथ अगर तुम्हारा गामा रे का बहुत कम है तो वो भी विजुअल रेंज के बाहर है, मतलब एक्सेंसिबल रेंज के बाहर है, ऑब्जर्वेबल रेंज के बाहर है। तो मीडियम में वेवलेंथ आता है, उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। वेवलेंथ बहुत ज्यादा तो एनर्जी बहुत कम, तो बेकार हो गया ना। वैसे भी वेवलेंथ कम तो उसकी एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ कम तो उसकी एनर्जी ज्यादा, समझ रहे हो? वेवलेंथ कम, देखो ये कम है, तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? मोमेंटम। होना भी यही चाहिए। और वेव नेचर डोमिनेटिंग का मतलब वेवलेंथ ज्यादा नहीं कम, तभी उसमें वेव नेचर डोमिनेटिंग होगा, तभी उसमें वेव नेचर डोमिनेटिंग होगा। तो देखिए वेवलेंथ इज इक्वल टू एच बाई पी, वेवलेंथ इज इक्वल टू एच बाई पी, जहां पे लेमडा और पी के बीच ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, और एच तुम्हारा है प्लैंक कांस्टेंट, एच है तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट, एच है तुम्हारा प्लैंक कांस्टेंट। क्लियर है क्या? एच क्या है बेटा? प्लैंक कांस्टेंट। तो देखो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी। अब हम यहां पे अगर आपको बात करें कि मास m है और वेलोसिटी v है, तो उसके बीच इक्वेशन क्या होगा? तो मास m वेलोसिटी v, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम तो p बराबर mv लिखते हैं। मोमेंटम क्या होता है बे? p बराबर mv। हाँ सर। अच्छा, मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है 11th में ही। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है p स्क्वायर बाई 2m, याद है? हाँ सर। तो p बराबर क्या होगा? रूट अंडर 2m इंटू के, p बराबर होगा रूट अंडर 2m के। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई p, p को लिखेंगे रूट अंडर 2m के। ये तुम्हारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ गया। बहुत सही सर, डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, तो आपने इलेक्ट्रोस्टैट के सेकंड चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में, कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं क्यू डेल्टा वी। मतलब ये हिंट वाला रीजन है, यहां से हिंट चल रहा है ना। काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर रूट अंडर 2m के। काइनेटिक एनर्जी होता है तुम्हारा क्यू डेल्टा वी। हाँ, तो यहां से डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h बटा रूट अंडर 2m क्यू डेल्टा वी आ जाएगा। हाँ, तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लेकिन चार्ज पार्टिकल का। हाँ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, ऑफ चार्ज पार्टिकल, ऑफ चार्ज पार्टिकल, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। सही है सर, कर सकते हैं। अब आगे देखो, यहां तक किसी भी फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी भी फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम? सर पहला फॉर्मूला तो बेसिक है, किसी भी मैटर का जो मैटर। अच्छा, इसका कोई ना प्रूफ नहीं है, मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है इसका। डी ब्रॉगली ने बस लिख दिया था। तो ऐसे कैसे सर? मैं भी कुछ लिख दूंगा कल तो मुझको नोबेल प्राइज मिल जाएगा क्या? नहीं, तुझको नहीं मिलेगा, शक्ल भी होनी चाहिए अच्छी इसके लिए, है ना। डी ब्रॉगली बहुत सुंदर था, शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए, तभी नोबेल प्राइज मिलता है ना। तेरे जैसे को नोबेल प्राइज मिलेगा वहां पे सब भाग जाएगा वापस, किसको दे दिया, किसको दे दिया, बहिष्कार हो जाएगा। जितने नोबेल प्राइज आज तक मिले सब वापस कर देंगे, साला किसको दे दिया। तो कुछ भी लिख देने से नहीं होता, शक्ल अच्छा होना चाहिए। और साथ साथ में ये भी होना चाहिए कि उसका कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो। बिना एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के नहीं होता है, बिना एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के नहीं होता। कोई ना कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चाहिए, तभी उसका मिल पाता है, तभी नोबेल प्राइज का कोई मतलब है। तो डी ब्रॉगली ने लिखा कि डी ब्रॉगली ने प्रूफ नहीं किया। प्रूफ बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया कि मैटर भी वेव की तरह बिहेव करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव किया, तब जाके डी ब्रॉगली को नोबेल प्राइज मिला।
तो आप कह सकते हैं कि सर लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, हमको तो समझ नहीं आया। तो 11th में तो पढ़ा था आपने एटम में, ऐसे तो पढ़ा था। डी ब्रॉगली कोई भी मैटर जब वेव नेचर शो करता है तो उस मैटर के करस्पॉन्डिंग, उस मैटर से एसोसिएटेड जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा वो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है। उस मैटर से एसोसिएटेड जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी। और पी को हम, और ये मैटर है, ये फोटोन के लिए बात नहीं कर रहा है, ये किसके लिए बात कर रहे हैं? मैटर के लिए। मैटर वेवलेंथ, मैटर वेवलेंथ, हम मैटर वेवलेंथ की बात, मैटर वेवलेंथ। तो किसी भी मैटर का जो वेवलेंथ होगा, किसी भी मैटर का जो वेवलेंथ होगा, मैटर का मतलब किसी मैटर से एसोसिएटेड वेवलेंथ होगा लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, जहां पे पी है मोमेंटम। ठीक है सर। और पी को क्या लिख सकते हैं? एम भी। लेमडा इज इक्वल टू होगा एच डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2m के, और के को हम लिखेंगे क्यू डेल्टा भी। एकदम सही है ये चीजें। अब आगे समझिए, अब आगे समझिए, अब आगे समझिएगा। मान लो जैसे हमने लिखा डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू एच बटा एम वी। वी क्या है? स्पीड। या पी लिखो, पी। पी जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को अगर तुम ड्रॉप कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो उस पर जो उसका मोमेंटम डेवलप होगा, या फोर्स इंटू टाइम होगा। और किसी भी चार्ज पर फोर्स कितना लगता है? क्यूई। तो ये हो जाएगा क्यूई इंटू टी। तो मोमेंटम को आप लिख सकते हैं क्यूई इंटू टी। और वैसे भी निकाल के लिखोगे, चार्ज रखा तो उस पर एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया क्यूई। फोर्स हो गया कितना बेटा? फोर्स हो गया क्यूई। तो उसका एक्सीलरेशन हो गया क्यूई बाई एम, उसका एक्सीलरेशन होगा क्यू बाई एम। तो वेलोसिटी कितना होगा? क्यू बाई एम इंटू टी। तो वेलोसिटी होगा क्यू बाई एम इंटू टी। तो रखो यहाँ पे वेलोसिटी को, वेलोसिटी को रखो एच डिवाइडेड बाई एम क्यू ई बाई एम इंटू टी। तो कट गया, मोमेंटम ही तो आया क्यू ई टी। तो यहां पर देखो, यहां पर देखो, ये लिख सकते हो एच डिवाइडेड बाई पी को क्या लिख सकते हैं? क्यू ई टी, क्यू ई टी। ये है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। किसका है? चार्ज पार्टिकल इज ड्रॉप्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल, पार्टिकल ड्रॉप इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉप करती है बस। सोचो कितना अच्छा है। अच्छा सर, एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल चलता है तो सर्कुलर पाथ पे चलता है। हाँ, तो इसको सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए अगर आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे v स्पीड से चल रहा है, तो उसको जो फोर्स देता है वो देता है सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करता है। उसको घूमने के लिए एमवी स्क्वायर में जो फोर्स चाहिए होता है क्यू बी भी। वी स्क्वायर से v कटेगा तो आएगा एमवी, एमवी को p बोल सकते हो। तो p इज इक्वल टू आएगा क्यू बी आर। देखो एमवीपी है, तो p इज इक्वल टू आ रहा है क्यू बी आर। तो मोमेंटम क्यू बी आर के बराबर है। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम लिखते हैं लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, और लेमडा बराबर होगा एच डिवाइडेड बाई पी को लिखेंगे क्यू बी आर। तो यहां पर ये देखिएगा ध्यान से, यहां पर ये देखिएगा ध्यान से, ये है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल, पार्टिकल इन मैग्नेटिक, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। De Broglie wavelength of charge particle in a magnetic. De Broglie wavelength of charge particle in a magnetic. De Broglie wavelength of charge particle in a magnetic. चलिए सर ये भी ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, मान लो गैसियस मॉलिक्यूल है टी टेम्परेचर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं? तो गैस के, ये सब हिंट है तुम्हारा, ये सब हिंट है देखो। गैसियस मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी को, गैस के काइनेटिक एनर्जी, गैस का काइनेटिक एनर्जी 3/2 केवीटी लिखते हैं क्या? हाँ सर ये भी तो पढ़े हैं, काइनेटिक एनर्जी 3/2 केवीटी। मोनोएटॉमिक गैस का, मोनोएटॉमिक गैस का 3/2 केवीटी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 केवीटी। तो यहां पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, De Broglie wavelength of gaseous molecule lambda is equal to h divided by root under 2m ke। ke को लिख सकते हैं 3/2 kbt, ऐसा लिख सकते हैं 3/2 kbt। अब यहां से आप ध्यान से देखें, यहां से ध्यान से देखें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h डिवाइडेड बाय आएगा रूट अंडर 2 से 2 कैंसिल हो गया 3m kbt। ये 3m kbt। सर तो बहुत डिटेल में बता रहे हो आप, बहुत सारी चीजें हो गई। हाँ अभी तो, अभी और आएगा, अभी और आएगा। ये देखिए लेमडा इज इक्वल टू क्या है सर? एच वाई पी। पी को क्या लिख सकते हैं? एम बी। एम बी मतलब मोमेंटम, मोमेंटम को लिख सकते हैं रूट अंडर 2 केमी। केमी हो जाएगा क्यू डेल्टा भी। हाँ सर,
लेमडा इज इक्वल टू एच बाई क्यू टी तब होगा जब चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉप किया, ड्रॉप, चार्ज पार्टिकल इज ड्रॉप्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल रख दिया, ड्रॉप किया तब। नेक्स्ट, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, जहां पे पी को हम लिख सकते हैं क्यू भी है, de Broglie wavelength of charge particle in magnetic field, de Broglie wavelength of charge particle in magnetic, de Broglie wavelength of gaseous molecule, gaseous molecule, gaseous molecule वो होगा lambda is equal to h divided by 3/2 kb। क्लियर है क्या? अब आगे और चलते हैं। अच्छा मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज इन nth ऑर्बिट ऑफ एटम, nth ऑर्बिट ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन इज इन nth ऑर्बिट ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के मतलब nth ऑर्बिट में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में घूम रहा है। जब इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में घूमता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, याद करो तो कितना होता है 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर nth ऑर्बिट में। सर तो टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी जितना नेगेटिव में आता है उतना ही तो पॉजिटिव में काइनेटिक आता है। और de Broglie वेवलेंथ मतलब किसका? इलेक्ट्रॉन का लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का de Broglie वेवलेंथ nth ऑर्बिट में आएगा lambda इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2m ke, तो h डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को लिख सकते हैं 13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, रूट n स्क्वायर से बाहर जाएगा 1 n ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा nh डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 13 दूना 26 27.2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 27 है, 27.2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये de Broglie वेवलेंथ है, ये de Broglie वेवलेंथ है। अच्छा, इफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड थ्रू v पोटेंशियल, इफ इलेक्ट्रॉन इज accelerated through v potential difference, तो lambda इज इक्वल टू आएगा तो h डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2m ke, और ke हो जाएगा q v। अब जब इलेक्ट्रॉन के लिए तुम वैल्यू पुट करोगे, जैसे h तुम्हें पता है de Broglie वेवलेंथ, h क्या de Broglie वेवलेंथ, सॉरी प्लैंक कांस्टेंट, h की वैल्यू में पता होता है प्लैंक कांस्टेंट, हाँ सर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, v रहने दो, बाकी सबकी वैल्यू पुट करो, तो ये 12.27 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाय रूट ऑफ v आता है, एंगस्ट्रम में de Broglie वेवलेंथ, ये सॉल्व करके आता है, तो ये याद रख लो आप, नहीं तो वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो, तो इलेक्ट्रॉन के लिए आता है। अब इसी में अगर आप अल्फा पार्टिकल देखें, अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल आप समझते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। अगर आप ड्यूट्रॉन देखें, ड्यूट्रॉन, तो ड्यूट्रॉन हो गया तुम्हारा एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन हो गया। और अगर आप प्रोटॉन देखें, प्रोटॉन मतलब सर सिर्फ हम नाम लिख रहे हैं ना, वेवलेंथ हो ड्यूट्रॉन, और अगर मैं प्रोटॉन देखूं तो प्रोटॉन होता है सिंपल एक प्रोटॉन, तो अल्फा पार्टिकल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन ही मतलब 1 प्रोटॉन। इन सब का de Broglie वेवलेंथ मैं निकालता हूं कि सबको v पोटेंशियल पे एक्सेलरेट करा के de Broglie वेवलेंथ देखिए, सबका पोटेंशियल v रखता हूं मैं, तो सबका पोटेंशियल v रखने के बाद किसका de Broglie वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो सबका पोटेंशियल मान लो तुम v रख भी देते हो, तो ये क्या है मास और चार्ज, तो जिसका चार्ज सबसे ज्यादा मास सबसे ज्यादा उसका de Broglie वेवलेंथ सबसे कम, तो सबसे कम de Broglie वेवलेंथ किसका आएगा, जिसका मास और चार्ज ज्यादा है, इसका, और इसका आता है एग्जैक्टली 0.101 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाई रूट ये। अब अगर तुम देखो कि भाई फॉर्मूला तो यही यूज कर रहा है ना, कि लेमडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2m ke, और ke को लिख रहा है q डेल्टा v, तो मास किसका लिया हमने अल्फा पार्टिकल के लिए 4 गुना मास इसका प्रोटॉन के कंपेयर, और चार्ज कितना है प्रोटॉन के कंपेयर में डबल, प्रोटॉन के कंपेयर में डबल। अब बेटा अगर मैं प्रोटॉन से इसकी बात करूं तो प्रोटॉन के कंपेयर में इसका चार्ज कितना ज्यादा है, या फिर ड्यूट्रॉन से ही कंपेयर करो, ड्यूट्रॉन से, तो ड्यूट्रॉन के कंपेयर में इसका मास कितना ज्यादा है, तो ड्यूट्रॉन का मास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन की वजह से आ रहा है, मतलब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन मतलब डबल, और ये 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मतलब 4 गुना, तो ये डबल ये 4 गुना, तो इसके कंपेयर में तो डबल हुआ, अरे भाई 2 पार्टिकल इसमें 4 पार्टिकल, तो मास डबल हुआ। हाँ, इसकी चार्ज कितनी होती है, तो 2 प्रोटॉन के बराबर 2 ही, ये सब इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है। इसकी चार्ज कितनी है 1 प्रोटॉन के बराबर, तो इसके कंपेयर में चार्ज भी डबल और मास भी डबल, तो रूट के अंदर मास भी डबल करोगे चार्ज भी डबल करोगे, तो 2 दूना 4, 4 रूट के बाहर जाएगा, मतलब de Broglie वेवलेंथ जस्ट क्या हो रहा है डबल, यहां पे चार्ज और
मास दोनों डबल है, किसका? इसका। तो इसको डबल करोगे, नीचे डबल, 2 दूना 4, रूट 4 मतलब हाफ, इसका de Broglie वेवलेंथ इसके कंपेयर में आधा हो, इसका क्या होगा? डबल। तो ये de Broglie वेवलेंथ इसका आ जाएगा 0.202 डिवाइडेड बाय रूट वी एंगस्ट्रम। ये चाहता तो मैं नहीं बताता, लेकिन देखो एक रिलेशन है, एक पैटर्न है, अगर आपने एक याद कर लिया तो दूसरा तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, दूसरा तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा। सोचो सोचो। और de Broglie वेवलेंथ बार बार देखो, ऊपर तो सिर्फ है प्लैंक कांस्टेंट, नीचे मास और नीचे चार्ज। मास जितना कम चार्ज जितना कम, de Broglie वेवलेंथ उतना ज्यादा। और इन सब में से अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, इन सबको कंपेयर करो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, इन सबको कंपेयर करो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, इन सबको कंपेयर करो, तो सबसे ज्यादा de Broglie वेवलेंथ किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि सबसे कम मास है, 2000 गुना मास कम होता है इसके कंपेयर में। और सिर्फ एक प्रोटॉन का मास एक प्रोटॉन की वजह से आएगा, और ये 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मतलब 4 गुना, तो इसके कंपेयर में तो 8, मतलब पता नहीं कितना ज्यादा हो जाएगा। तो देखो वो अलग ही आता है, बहुत ज्यादा, ठीक है, वो बहुत ज्यादा। अल्फा पार्टिकल का जितना भी de Broglie वेवलेंथ आएगा, इसके कंपेयर में इसका मास भी आधा होता है। इसका मास बोलो 4 मास ऑफ प्रोटॉन, इसका 2 मास ऑफ प्रोटॉन, मास आधा, और इसका चार्ज भी आधा। मास आधा बटा 2, चार्ज आधा बटा 2, रूट के अंदर 2 2 4, 1/2, 1/2 ऊपर जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब इसके कंपेयर में डबल, इसके कंपेयर में डबल। चलो यहां से यहां जब आओगे तो चार्ज तो सेम रहा, क्योंकि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन का चार्ज, एक प्रोटॉन की वजह से ई, न्यूट्रॉन की वजह से तो चार्ज आएगा नहीं, तो इसका चार्ज है ई और इसका चार्ज भी, चार्ज सेम है, लेकिन इसका मास आधा हो जाएगा। तो मास आधा, सिर्फ आधा, मतलब यहां पे m/2 √2, तो √2 गुना बढ़ेगा, तो इसका √2 गुना हो जाएगा de Broglie वेवलेंथ 0.286, √2 मतलब 1.4 टाइम्स रूट वी एंगस्ट्रम। बोलो मजा आया कि नहीं? रिलेशन तो पहले ही पढ़ा होगा, कितना सुंदर तरीके से बता दिया, और कितने फॉर्मूले बता दिया। मैं पहले क्या करता था, एक साथ आप मेड इजी में देखोगे, एक साथ बीच में मैंने लिखा है और चारों तरफ फॉर्मूला सजा दिया, चारों तरफ फॉर्मूला। एक पढ़ाते रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, तो उसको काट देना, उसमें होगा, मेड इजी में होगा, बट उसको तुम हटा देना, de Broglie वेवलेंथ फॉर द रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, वो हटा देना। देख लेते फटाफट, de Broglie वेवलेंथ फॉर द रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, ये आप हटा देना। देखो यहाँ पे बनाया टेबल, देखिए टेबल बनाया, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा 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 दिख रहा होगा, ये टेबल है। अब मैं कंपेयर करूं सारा, तो यहां से शुरू करता हूं, यहां शुरू करता हूं, सॉरी 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 बाबा सॉरी, यहां शुरू कर। देखो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, ये हो गया। अच्छा पी को एम भी लिख सकते हैं, ये हो गया। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल वाला काट देना, नॉट इन सिलेबस, तो दिमाग लगाने की नहीं जरूरत है बेटा। पहले मैं पढ़ा देता था, कोटा वोटा में तो बहुत कंटेंट पढ़ाते थे यार, लेकिन उससे सवाल नहीं आएगा, सिलेबस में ही नहीं है ना। अच्छा H2M के बस ये हो गया, फिर H/2M क्यू डेल्टा भी, ये भी हो गया। QET देखो ये भी हो गया, H/QBr ये भी हो गया, √3 KBT ये भी हो गया। वाह यार सारा करा दिया। 13.6 देखो ये हो गया, ये हो गया। 12.27 एंगस्ट्रम बाय रूट भी देखो, 12.2 अरे भाई डेटा याद है भाई। ड्यूट्रॉन का 0.20 देखो, ड्यूट्रॉन का 0.202 एंगस्ट्रम बाय रूट भी। अल्फा पार्टिकल का 0.101 और इसका 0.286। डेटा तक एकदम से। तो ये अच्छे से नोट्स में आपको बनाने हैं, और चाहो तो इस डिजाइन में भी बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी हो तो। यहां पे लिखना de Broglie वेवलेंथ, de Broglie वेवलेंथ, और इसके तरफ यहां पे लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी को लिखा एम भी, लेमडा इज इक्वल टू एच पाई पी को लिखा √2m के, लेमडा इज इक्वल टू जो भी है, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, ऐसे अरेंज करके बड़ा सुंदर बना के आज ही हमको देना। जब ये लेक्चर दे रहा उसी दिन पूरा ये होमवर्क करना है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पे, बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आ जाएगा। अब de Broglie वेवलेंथ में जितने भी फॉर्मूला आपने देखा, चाहे वो एनर्जी के टर्म्स में हो, चाहे वो टेम्परेचर के टर्म्स में, टेम्परेचर के टर्म्स में तो हमने नहीं देखा है, अरे 3/2 kBT। अच्छा टेम्परेचर के टर्म्स में, मास के टर्म्स में, स्पीड के टर्म्स में हो, मोमेंटम के टर्म्स में हो, चार्ज के टर्म्स में हो, पोटेंशियल के टर्म्स में हो, जितने भी फॉर्मूला आपने देखा, सब में एक चीज यूनिक है, सब में एक चीज यूनिक है। जितने भी आपने फॉर्मूला देखा, सब में एक चीज यूनिक है, क्या? de Broglie वेवलेंथ सबके इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी हो,
चाहे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ मास हो या रूट ऑफ मास हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ चार्ज हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एनर्जी हो, इनवर्सली देखो ना रूट अंडर 2m के, तो रूट अंडर 2m मास कांस्टेंट, तो रूट अंडर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस हो, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड हो। सोचो, बताओ गुम्स बुम्स आया कि नहीं, सच में देखो गुम्स बुम्स आया कि नहीं, हर चीज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कोई सा भी ग्राफ पूछे, साला सब रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, सब रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। सोचो, लेमडा और पी का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक सर, लेमडा और एम का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक सर, लेमडा और क्यू का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक जैसा सर, लेमडा और ई का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक सर, लेमडा और मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक सर, लेमडा और पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक सर, लेमडा और टेम्परेचर का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक सर। और सब बनाने हैं, कैसे छोड़ दोगे? जो कंसेप्ट है ना भाई, भले सब एक ही जैसा बन रहा, सब एक ही जैसा बन रहा, लेकिन है तो कंसेप्ट है ना, ये सारे ग्राफ अलग है। एक लेमडा और पी का है, एक लेमडा और मास का है, लेमडा और चार्ज का है, लेमडा और इलेक्ट्रिक फील्ड का है, लेमडा और टेम्परेचर का है, सब अलग है, सब अलग है, सब एक जैसा नहीं है, सब अलग है, सब अलग है, सब अलग है। बताइए, सब अलग है, बताओ मजा आया कि नहीं है? बताइए, मजा आया कि नहीं? बताइए, सब अलग है सर। मजा तो आया, उद्देश्य भी यही था। अब आइए सवाल करते हैं, अच्छे से देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन देखिए, अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन देखिए, अटेम्प्ट करिए, समझ आएगा, बहुत बढ़िया। एन अल्फा पार्टिकल, एन अल्फा पार्टिकल, अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव द सेम काइनेटिक, सबकी काइनेटिक नहीं सेम है, अल्फा पार्टिकल की, अल्फा पार्टिकल की, प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की। तो अल्फा पार्टिकल होता है दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से, बहुत हेवी पार्टिकल, इसका मास बहुत ज्यादा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नीचे मास ज्यादा तो डब्ल्यू वेवलेंथ कम, और उसके बाद है तुम्हारा प्रोटॉन, और उसके बाद है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखोगे काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, तो लेमडा इज इक्वल टू एच बटा रूट अंडर 2m के। अब सुनना ढंग से, जब आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे बेस्ड सवाल करेंगे, जब भी आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे बेस्ड सवाल करने जाएंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि किसका वेवलेंथ निकालना है और कंपेयर करना है, तो क्या चीज कांस्टेंट दिया हुआ है और किसका किसका कंपेयर करना है। तो कांस्टेंट जो दिया हुआ है ना, वही फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। अगर मैं इस सवाल में डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू एच बटा पी से सॉल्व करने जाऊं तो हो जाएगा, क्योंकि हमें मोमेंटम तो दिया ही नहीं ना, किसका क्या मोमेंटम, हमें तो बोला कि साहब काइनेटिक एनर्जी सेम है सबका, तो हमें काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना पड़ेगा। और H बराबर P को हम लिखेंगे रूट अंडर 2m के, और सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। हाँ सर, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो जब काइनेटिक एनर्जी सेम है सबके लिए बराबर है, और ब्लैंक कांस्टेंट तो वैसे भी सबके लिए बराबर होता है, 2 तो फिर भी कांस्टेंट है, तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास। अब मास जिसका जितना ज्यादा डी ब्रॉगली वेवलेंथ उतना कम, तो सबसे कम अल्फा पार्टिकल का होगा और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का होगी, ये आंसर आएगा। अल्फा का सबसे ज्यादा भक, अल्फा प्रोटॉन भक, अल्फा का सबसे ज्यादा भक, ये होगा आंसर। बहुत सोचो, अब ये जेईई मेन 2023 का सवाल है बेटा, जेईई मेन 2023 का सवाल है, बताओ। अच्छा, एक सवाल और कराता हूं, सवाल बहुत है और सब करेंगे भाई, छोड़ेंगे नहीं, सवाल बहुत है लेकिन सब करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे न तुमको सजन उस पार। अच्छा, जेईई मेन वाले सवाल पहले आ गए, नीट वाले सवाल बाद में आ गए, तो व्हाट यू सजेस्ट कि नीट वाले सवाल पहले ले लूं मैं? सर नीट का छी, अच्छा छी सर, नीट का सवाल छी सर, ये नीट 2014 का सवाल है सर, छी सर, आप भी एकदम छी सर, नीट का सवाल करते, कैसा मास्टर है यार, नीट का सवाल कराता है, ए छी 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 छी, नीट का सवाल कराता है यार, कैसा मास्टर है यार, छी सर। बात कैसे करो, नीट के सवाल तो हमसे होते नहीं है। अरे भाई साहब, सवाल तो तुमसे ऐसे होंगे ना, ऐसे होंगे ना, सवाल तुमसे रहम की भीख मांगेगा, अभी देख, सवाल तुमसे रहम की भीख मांगेगा, बोलेगा माफ कर दो मालिक,
हमसे गलती हो गई बा, हम तुम्हारे आरे कभी नहीं आएंगे, तुम्हारे सामने कभी नहीं आएंगे, माफ कर दो मालिक, माफ कर दो मालिक, माफ कर दो मालिक, माफ कर दो। चलो चलो शुरू करते हैं। कर्नाटका नीट 2013 का, कर्नाटका नीट 2013, 2013, कर्नाटका नीट 2013। अच्छा एक काम और भी कर सकते हो अभी, तुम एक काम और भी कर सकते हो कि अब से जितने भी सवाल तुम्हारे सामने आएंगे, स्क्रीन पॉज करोगे, सवाल पढ़ोगे, सोचोगे कैसे होना चाहिए, सोचो बस, और फिर देखो कि मैंने कैसे किया, सिर्फ इतना। और अगर तुम कलम लेके 2 लाइन सॉल्व भी करोगे तो और अच्छा होगा। तुम ये भी नहीं सोचना चाहते, सॉल्व भी नहीं करना चाहते, तो कम से कम सवाल स्क्रीन पॉज करके पढ़ लो तो ये और अच्छा होगा, है ना। अच्छाई तो भाई, अच्छाई की कोई लिमिट ही नहीं है, जितना अच्छा करना चाहोगे उतना अच्छा कर सकते हो जीवन में। तो अच्छा करने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए, ठीक है। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां पे बायो खड़े होते हैं। द डिब्रोगली वेवलेंथ, द डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट अ टेम्परेचर टी। थर्मल इक्विलिब्रियम पे न्यूट्रॉन की हो तो न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, है ना। और फिर जैसे वहां पे हुआ था ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है, लेकिन प्रोटॉन का चार्ज नहीं है, लेकिन उसकी एनर्जी हम जो डेवलप कर रहे हैं वो टेम्परेचर की वजह से कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 0.286 के आसपास कोई है, ये रहा ना, 3.8 आ रहा है, कोई बात नहीं, ये आएगा टेम्परेचर के टर्म्स में 0.308, मतलब 0.286 और 0.308 लगभग बराबर है, ये आएगा आपका रूट अंडर। यहां पे टेम्परेचर हो जाएगा, वहां पे क्या होता है पोटेंशियल। प्रोटॉन और कहां था, इधर था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिब्रोगली वेवलेंथ लगभग बराबर होता है, न्यूट्रॉन है ये, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन ये सॉल्व करके लाओगे तो 0.286 और यहां पे टेम्परेचर आ जाएगा, बस यहां पे क्या आ जाएगा टेम्परेचर, बस इतना ध्यान रखो। सही एकदम, सही एकदम क्लियर है क्या। एंगस्ट्रम में देखो, एंगस्ट्रम में ये चार्ज नहीं है ना, तो इसमें एनर्जी टेम्परेचर की वजह से आएगी, और उसमें चार्ज है तो पोटेंशियल की वजह से आएगी, बाकी फैक्टर सब सही, इसलिए ऐसा है। ये देखो, अब ऑफ द फॉलोइंग हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी वन विच हैज द लार्जेस्ट वेवलेंथ, सबसे कम जिसका मास होता है, सबसे मास कम कितना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ही आंसर आएगा, बाकी कुछ घुस नहीं सकता। नेक्स्ट देखिए, विच वेरिएशन ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एसोसिएटेड विद द डिब्रोगली वेवलेंथ, तो लैम्डा इज इक्वल टू h by p, h कांस्टेंट है तो p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। p और लैम्डा के बीच ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। p और लैम्डा के बीच ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर। p और लैम्डा के बीच ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन बीम यूज्ड इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एसिलेटेड बाय अ वोल्टेज ऑफ 2 kV, वोल्टेज ऑफ 2 kV क्या है भाई, क्या है भाई, तो ये है सवाल, देखिएगा सवाल देखिएगा, इलेक्ट्रॉन बीम यूज्ड इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन बीम यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन यूज किया है, 20 किलो वोल्ट हैज अ डिब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट इज प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर पोटेंशियल, तो ये 20 किलो वोल्ट है पोटेंशियल, तो वेवलेंथ है लैम्डा नॉट। इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज बाय 40 वोल्ट, तो ये वेवलेंथ क्या होगा, जब मैं यहां पे 20 किलो वोल्ट से 40 किलो वोल्ट कर दूं, मतलब ये 2V आ जाएगा भाई, ये V है 20, तो 40 को क्या है 2V लिखेंगे, हाँ, तो √2 बाहर आ गया मान लो, और ये √V है, √V मतलब लैम्डा नॉट आएगा, √1/√V मतलब लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट बाई √2, लैम्डा नॉट बाई √2 चौथा आंसर। देन द डिब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन बीम विल बी, सुनो सबसे पहली बात तो ये समझो, चाहे कोई सा भी सिनारियो में हम डिब्रोगली वेवलेंथ की सवाल करें तो हमें फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा। अब फॉर्मूला तुम टेम्परेचर के टर्म्स में लिखो, मास के टर्म्स में लिखो, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, किसी के टर्म्स में फॉर्मूला लिखो, डिब्रोगली वेवलेंथ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिब्रोगली वेवलेंथ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिब्रोगली वेवलेंथ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पोटेंशियल यहां पे बढ़ा है तो डिब्रोगली वेवलेंथ घटेगा, तो ये और ये आंसर हो नहीं सकता, और पोटेंशियल यहां पे जस्ट क्या हुआ आधा, तो डिब्रोगली वेवलेंथ आधा नहीं होगा क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल नहीं है, रूट पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, √2 का फैक्टर आएगा। यस, कैसा लगा, अरे सर झिंगा लाला झिंगा लाला, कैसा लगा, झिंगा लाला झिंगा लाला, कैसा लगा, झिंगा लाला झिंगा लाला, बताओ कैसा लगा सच में। नेक्स्ट देखो, द डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद हेवी वाटर एट अ टेम्परेचर T, तो वही तो है। देखो डिब्रोगली वेवलेंथ H बटा
√2m। और देखो न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन को एनर्जी कैसे दे रहे हैं हम, टेम्परेचर की वजह से, तो न्यूट्रॉन में एनर्जी आ जाएगी 3/2 kBt। तो यहां पे 2 से 2 कट जाएगा, तो h डिवाइडेड बाई √m kBt, √m kBt। तो 2 कहां से आया है, पहला ही आंसर आ रहा है h/3m kBt। ठीक, ये 2h नहीं आएगा, नहीं, सिंपल है। नेक्स्ट, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी इज लैम्डा। जेई मेन 2023 का सवाल है, जेई मेन 2023 का सवाल। और इसमें हम लार्ज नंबर ऑफ सवाल क्यों कर रहे हैं, हम क्यों इतने ज्यादा बल्क में से क्वेश्चन कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, क्योंकि यहां से 2 सवाल आएगा, और सिर्फ 2 नहीं, 2 तो मस्ट है, 3 भी आ सकता है। मतलब समझने की कोशिश करिए कि जो हमने 4 लेक्चर में पढ़ा है उसे 2 सवाल मस्ट है। 4 लेक्चर में तो आपने शायद वो भी पढ़ा था, 16 लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, वहां से भी 2 या 3 आएंगे, और इसके 4 लेक्चर में 2 या 3 आएंगे। तो क्या हमें यहां पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं छोड़नी चाहिए? अब किस ऑब्वियस सी बात है। चलिए स्क्रीन पॉज करके पहले सवाल पढ़िए, स्क्रीन पॉज करके सवाल पढ़िए, कर दीजिए, पॉज कर दीजिए स्क्रीन और खुद अटेम्प्ट करिए। अब देखिए, द de Broglie wavelength of an electron having kinetic energy E is lambda। ठीक है, de Broglie wavelength of electron having kinetic energy is lambda, मतलब kinetic energy इलेक्ट्रॉन का कैसे लिखेंगे, 2m के, और एनर्जी E है तो de Broglie wavelength लैम्डा है। If the kinetic energy becomes E/4, तो अब नया लैम्डा डैश इज इक्वल टू लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, पहले से E/4 हो गया, मतलब अब जो काइनेटिक एनर्जी रख रहा है पहले बटा 4 है, तो यहां से 1/√2m के ही रहने दो, रूट के अंदर 4 है तो बाहर निकलेगा तो 1/2 आएगा, ऊपर चला जाएगा आपका, तो ये होगा 2 लैम्डा। और फिर से वही चीज, ये एम स्टार तो तुम लगा के ही चलो कि अगर एनर्जी कम करेंगे तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बढ़ेगा, घट कैसे सकता है ऐसा? तो क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ के सवाल में मैक्सिमम क्वेश्चन में 2 ऑप्शन बाय डिफॉल्ट गलत होंगे हमेशा, मैक्सिमम क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट 2 ऑप्शन गलत होंगे हमेशा। तो यही आ रहा है यार, ये एक लेवल अप सवाल है, मजा आएगा देखना, लेवल अप सवाल है। इसको स्क्रीन पॉज करके खुद अटेम्प्ट करो, बाद में मैं करता हूं, ठीक है। अब देखो, फिगर शोज 4 सिचुएशन इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। 4 सिचुएशन है जिसमें कौन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। 4 सिचुएशन जिसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहा है, 4 सिचुएशन जिसमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। वेलोसिटी दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है, पहले से वो चल रहा है उस डायरेक्शन में, v वेलोसिटी से चल रहा है। इन फिगर शोज 4 सिचुएशन, कितने सिचुएशन है, 4। फिगर शोज 4 सिचुएशन इन विच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन विच केस द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग। किस केस में डी ब्रॉगली वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, किस केस में डी ब्रॉगली वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है। देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे और इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, F इज इक्वल टू क्यू। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रॉन पे उसके अपोजिट में फोर्स लगता है, फोर्स यहां लगेगा, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही एक्सीलरेशन, और जिधर एक्सीलरेशन उधर ही भाग रहा था पार्टिकल, तो इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। जैसे मैं आगे जा रहा हूं और आगे ही मुझे धक्का लग गया, स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है h/mv, स्पीड बढ़ जाएगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ घटेगा। यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ इंक्रीजिंग पूछा है तो नहीं होगा आंसर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ सर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही जा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो फोर्स इधर तो एक्सीलरेशन इधर, एक्सीलरेशन इधर, और आगे पार्टिकल जा आगे रहा था तो इसकी स्पीड घटेगी, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, स्पीड घटेगी तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बढ़ेगा। ये आंसर आ गया सर। अभी तो 2 चेक करो, करेंगे ना। ये पार्टिकल मतलब ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है, क्या चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कोई भी चार्ज पार्टिकल चलता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स 0 लगता है। अरे हाँ, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स 0, फोर्स 0 तो एक्सीलरेशन 0, तो इसका स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट तो वेवलेंथ इज इक्वल टू h/mv कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेंज होने का, सेम इस केस में भी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल चलता है तो उस पर भी फोर्स क्या लाएगा, 0, उसमें भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेंज नहीं होगा। तो इन दोनों में तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेंज ही नहीं हो रहा, इसमें और इसमें चेंज हो रहा, देखिए करा दिया। नेक्स्ट, प्रोटॉन मूविंग विथ 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ द लाइट हैज सर्टेन डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा। ओके, अ प्रोटॉन
मूविंग विथ 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब प्रोटॉन की वेलोसिटी है वो c/10 है, स्पीड ऑफ लाइट का 1/10, हैज डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा, उसकी प्रोटॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा। An alpha particle having certain kinetic energy has the same alpha particle having certain kinetic energy has the same de Broglie wavelength of lambda. Okay. मतलब अल्फा पार्टिकल का भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ प्रोटॉन के बराबर है, सेम वेवलेंथ, देखो ना। एन अल्फा पार्टिकल हैविंग सर्टेन काइनेटिक एनर्जी हैज द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा, मतलब पहले जितना प्रोटॉन का उतना ही डी ब्रॉगली वेवलेंथ। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड द अल्फा पार्टिकल इज, ओके। तो स्पीड ऑफ लाइट बताने की जरूरत कहां थी इसमें, साला बुर्बक बना रहा है, तुम समझे नहीं, तुम समझे ही नहीं भाई, ये बुर्बक बना रहा है, तुम समझे ही नहीं, ये बेवकूफ बनाने की कोशिश की है भारी। वो कह रहा है कि प्रोटॉन है, उसकी स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट का 1/10 और उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा। एक अल्फा पार्टिकल है जिसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी लैम्डा है, जितना ये भी लैम्डा लिखा, ये भी लैम्डा लिखा। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड द अल्फा पार्टिकल इज, तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल निकालना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ h डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2m एनर्जी। ये अल्फा की डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो अल्फा की काइनेटिक एनर्जी, ये अल्फा का मास, यही तो रखेंगे। अगर मैं अल्फा पार्टिकल के लिए लिखें तो अल्फा की डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, h/2m के, मास किसका, अल्फा का, काइनेटिक एनर्जी किसका, अल्फा का। प्रोटॉन के लिए लिखेंगे, प्रोटॉन के लिए तो लिखेंगे h डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 मास ऑफ प्रोटॉन एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। अब बाय डिफॉल्ट ये कह रहा है कि दोनों सेम है, ये भी लैम्डा और ये भी लैम्डा, दोनों को इक्वल कर दो। दोनों को इक्वल करेंगे तो h डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 मास ऑफ अल्फा को लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। इन दोनों को बराबर किया, बस इन दोनों को क्या किया है, बराबर किया, इन दोनों को बराबर किया। जैसे इन दोनों को बराबर किया तो h से h कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल, और ठीक है, तो यहां पे आएगा 4 1/4 इंटू एनर्जी ऑफ अल्फा, 1/4 एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। एनर्जी ऑफ प्रोटॉन यहां चला जाएगा, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ अल्फा, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन यहां उठ के जाएगा, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4:1 इज इक्वल टू 4:1, 4:2। कितना आसान है। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन हैविंग 4k 2k एंड k। अच्छा, सबकी काइनेटिक एनर्जी दे दी। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है 4k, अल्फा पार्टिकल की है 2k एंड प्रोटॉन की है k, ठीक है। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज लैम्डा, अल्फा पार्टिकल इज लैम्डा अल्फा, कुछ नहीं हो पाएगा। तुम काइनेटिक एनर्जी 4 गुना कर दोगे तो भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा इलेक्ट्रॉन का कम, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, इन तीनों में कंपेयर करना, इलेक्ट्रॉन का तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन का तो ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि जब तुम डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखोगे h डिवाइडेड बाई रूट अंडर, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हो तो लैम्डा बराबर h/2m के किसका, जिस पार्टिकल का लिख रहे हो उसका, मास किसका, जिस पार्टिकल के लिख रहे हो उसका। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज h डिवाइडेड बाई 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कितना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 4k, तो 4k। अबे 4k डैश करेगा, इलेक्ट्रॉन की मास इतनी कम है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा की सबसे ज्यादा होगी, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा। अब हम बात करते हैं अल्फा का। अल्फा का डी ब्रॉगली वेवलेंथ h डिवाइडेड बाई 2 मास ऑफ अल्फा होता है 4 टीना मास ऑफ प्रोटॉन इनटू अल्फा की, अल्फा इलेक्ट्रॉन, अल्फा एंड प्रोटॉन, अल्फा की 2k है, काइनेटिक एनर्जी 2k है। अब प्रोटॉन की देखोगे, प्रोटॉन ही है ना, प्रोटॉन h डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू प्रोटॉन की एनर्जी। अब इन दोनों का फैक्टर देखो, तो ये बेटा 2k, ये 2, 4 दूना 8 और दूना 16 का अंदर आएगा, ये 2, तो ये 8, मतलब ये जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है अल्फा का बहुत कम है, देखो ना, ये 4 का फैक्टर, ये 2 का फैक्टर कम है, और प्रोटॉन का तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन का होगा। इलेक्ट्रॉन का तो कोई कंपेरिजन ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन के मास में कोई कंपेरिजन नहीं है, कंपेयर इन दोनों को कर सकते हो। तो अल्फा ही तो सबसे ज्यादा है, उसके बाद प्रोटॉन आएगा तुम्हारा, और सबसे कम अल्फा आएगा। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, उसके बाद प्रोटॉन आएगा, ये आएगा तुम्हारा थर्ड आंसर है। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अल्फा ज्यादा बोल दिया। अल्फा ज्यादा कैसे है भाई, अल्फा का तो मास भी ज्यादा, अल्फा की एनर्जी भी ज्यादा है, तो डैश हो गई इसकी, डैश हो गई इसकी। समझ रहे हो बेटा, समझ रहे हो।
प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विल हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, देन द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम इज, बड़ा आसान है, सेम रेशियो ऑफ मोमेंटम। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर सेम है तो मोमेंटम भी तो सेम ही होगा, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। ये बकलोल बनाया तुम्हें, देखो जेईई मेन 2023 का सवाल है। अब बताओ तुमने जेईई को रगड़ दिया कि फोड़ दिया कि नंगा कर दिया कि क्या किया जेईई के साथ, बताओ तुमने क्या किया, क्या सवाल पूछते हैं यार। अभी तो देख ऑल्टरनेट ईएमआई से लगभग जेईई को एकदम छीलता आ रहा हूं एकदम, और अभी पीछे से पूरा रिवाइज कराऊंगा, हर चैप्टर रिवाइज करूंगा, टेंशन की बात नहीं। अब देखें यहां पर, और एक बहुत सीक्रेट चीज बना रहा हूं, मतलब वो तो गेम चेंजर, ठीक है ना। खैर छोड़िए, देख प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, तो लैम्डा इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं h/p। अगर h तो वैसे भी सबके लिए कांस्टेंट होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी कांस्टेंट है, तो मोमेंटम तो वैसे भी 1:1 आ गया। क्या करोगे मोमेंटम का, 1:1 आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये है तुम्हारा जेईई मेन 2023, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन। अब यहां मजा आएगा, ये गेम अलग है, ये सबसे मुश्किल सवाल है, इसको तुम पढ़ो, स्क्रीन पॉज करके गलत करो, जो समझ में आता है एक बार करो, क्योंकि जब मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, प्रोटॉन की बात करता हूं, अल्फा पार्टिकल की बात करता हूं, तो ये सब पार्टिकल का मैटर वेवलेंथ लिख, लेकिन जब मैं फोटोन की बात करता हूं इसका तो केस ही अलग है, ये फोटोन अलग पार्टिकल है। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो हम लिख रहे थे, लैम्डा इज इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ मैटर वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, वो किसके लिए है, मैटर के लिए, मैटर का मोमेंटम एमबी लिखते हैं, मैटर की काइनेटिक एनर्जी √10 लिखते हैं, वो अलग है। और फोटोन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखूंगा तो फोटोन का तो मोमेंटम अलग तरीके से आएगा, तो फोटोन है, तो यहां पे अलग लगाओ। ये इलेक्ट्रॉन का लिखो, मैटर डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखो, और फोटोन के लिए फोटोन का कंसेप्ट अलग लगाओ। ये इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, फोटोन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब सेम काइनेटिक, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो उनका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशन कौन सा सही होगा। स्क्रीन पॉज करके करो, मैं पानी पी लेता हूं, है ना, स्क्रीन पॉज करके करो, मजा आएगा। गलत करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सच्चाई बताऊं तो मैं पहली बार जब सवाल किया था, पढ़ाने गया था, तब भी इसको करने में मुझे 15 मिनट लगे थे, आज से 10 साल पहले की बात, हाँ एग्जैक्टली 10 साल पहले की, 10 से 11 साल पहले की बात, मुझे 10 मिनट लगे थे सवाल करने में, तुम्हें भी लगे, कोई दिक्कत नहीं है, करो एक बार, गलत करना यार, गलत कर, तू कर, ये करके मुझे आ ही नहीं रहा सर, क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूं बार बार, लेकिन पहले से सवाल अलग है, बता दो कि पहले में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल का कंपेयर था, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन का कंपेयर, तो दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ लीक, थोड़ा कंसेप्ट लगा, दोनों की एनर्जी बराबर निकाल के रख दे, दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ को निकाल के डिवाइड कर दे, एनर्जी से एनर्जी कट जाएगा, कुछ कर 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 ये बंदे कर। चलिए, क्या कहां तक पहुंची जनता, क्या किया आपने, कुछ कर पाए कि ठन ठन गोपाल है, कुछ कर पाए कि ठन ठन गोपाल है, पर कुछ नहीं हो लो हमसे, कुछ ना हो लो, बताओ बताओ, देख देख, इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन h/√2 के में, सर यही क्यों लिखा आपने, h/p क्यों नहीं लिखा, p को mv क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और फोटोन की काइनेटिक एनर्जी सेम बराबर दी, कितना है नहीं दिया, लेकिन सेम है ये दिया, तो हम इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखेंगे। फोटोन की बात करेंगे तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन हो जाएगा h डिवाइडेड बाई, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन हो जाएगा h डिवाइडेड बाई h/p, h/p। अब p किसका है, फोटोन का,
तो फोटोन के लिए जो हम एनर्जी लिखते हैं वो तो सीधा लिखते हैं पीसी, प्रियंका चोपड़ा। तो पी बराबर हो जाएगा ई बाई सी, एनर्जी बराबर हो जाएगा पीसी, तो पी बराबर हो जाएगा ई बाई सी। तो पी को रखेंगे ई बाई सी, तो नीचे हो गया ई, ऊपर चलाएगा सी मतलब एस सी, ये तुम्हारा दूसरा है। तो देखो ना यहां पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन मैटर पार्टिकल, प्रोटॉन मैटर पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल मैटर पार्टिकल, मैटर पार्टिकल, इसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है एच बाई पी, और पी को लिखते हैं रूट अंडर 2m के। मतलब पी पार्टिकल का, किसी मैटर का मास का रूट अंडर 2m ही होता है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन फोटोन के लिए तो एनर्जी बराबर प्रियंका चोपड़ा, तो P इज इक्वल टू ई बाई सी। देखो P इज इक्वल टू ई बाई सी, तो यहां पे P को रखेंगे ई बाई सी, ये आएगा डी ब्रॉगली। तो एक काम करते हैं, ये जो रूट है ना इसको इधर ले आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये रूट इधर है, ऊपर रूट था नहीं तो एच स्क्वायर बाई 2m ई आ जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी को ई ले लिया, और ये है तुम्हारा लेमडा ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच सी बाई ई। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो। अब बेटा दोनों को डिवाइड करोगे तो h से h कटेगा तो एक h आ जाएगा, c नहीं कटेगा, e से e कट जाएगा, ठीक है। तो लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर बटा लेमडा ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, ये h से h कट गया, यहां पे c रहेगा, 2m भी नीचे आ जाएगा, तो ये अब ऊपर h है, ऊपर h है 2m नीचे आ जाएगा, तो 2mc। तो आप कह सकते हो लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर बराबर, लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर बराबर h बटा 2mc इंटू लेमडा ऑफ फोटोन, लेमडा ऑफ फोटोन ये आएगा आपका। मतलब लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर लेमडा ऑफ फोटोन के प्रोपोर्शनल, तो लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर लेमडा ऑफ फोटोन के, लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर लेमडा ऑफ फोटोन के प्रोपोर्शनल, लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर देखिए, लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर लेमडा ऑफ फोटोन के प्रोपोर्शनल, लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर लेमडा ऑफ फोटोन के प्रोपोर्शनल, h बटा 2mc, ये आपका कांस्टेंट है। तो लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर लेमडा ऑफ फोटोन के प्रोपोर्शनल, लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर लेमडा ऑफ फोटोन के प्रोपोर्शनल, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कैसा लगा सवाल करके? अच्छा, इस पर बेस्ड एक नीट में ना, और जेई मेन 2024 में, जेई मेन 2023 में, मतलब समझना है कैसा सवाल है। जेई मेन 2023, जेई मेन 2024, नीट 2021, नीट 2016 में एकदम सेम सवाल, लेकिन पहले आया था नीट में, पहले आया था नीट में। और नीट में जब आया था तो 99% बच्चे इसको छोड़ के आए थे, 99% स्टूडेंट इसको छोड़ के आए। उसके बाद जेई 2021 में, जेई 2023 में, जेई 2024 में बार बार ऐसे यही सवाल रिपीट किया, मतलब डिट्टो सेम 23 और 24 में दिखा दूंगा, सेम लैंग्वेज, कुछ भी चेंज नहीं किया, ये सवाल सेम लैंग्वेज, कुछ चेंज नहीं किया, सेम सवाल चेप दिया, सेम सवाल चेप दिया नीट 2016 का। मतलब शर्म करो जेई वालों। और ऐसे मैंने तुम्हें अभी तक मॉडर्न फिजिक्स में ही सही, एसी में ही सही, एक सवाल दिखाए, दो सवाल दिखाए, कि मल्टीपल सवाल दिखाए कि नीट के पूछे हुए पीवाईक्यू डायरेक्ट कॉपी हो रहे हैं जेई में, डायरेक्ट। मतलब जेई वालों को तो नीट का पीवाईक्यू कर लेना चाहिए सिद्दत से एकदम। देखो ये 16 का सवाल है, मैं 23 और 24 में डिट्टो सेम लैंग्वेज के साथ सवाल दिखा दूंगा। अब गूगल कर लो भाई, बात पे भरोसा नहीं है तो। देखो, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड फोटोन, तो देखो बात फिर किससे की चली, फोटोन की। और यहां पे क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन, यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, और यहां पे क्या है, फोटोन, हैव सेम एनर्जी ई, सेम एनर्जी, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटेड विद देम। तो दोनों के डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशन बताइए ई के टर्म्स में। कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो आएगा h डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2m, काइनेटिक एनर्जी दोनों की ई बता दी। और फोटोन के लिए लिखेंगे तो फोटोन के लिए आएगा लेमडा इज इक्वल टू h बाई ई, लेमडा इज इक्वल टू h बाई पी, फोटोन के लिए h बाई पी, लेमडा इज इक्वल टू h बाई पी, पी हो जाएगा e, ऊपर में आएगा c, ये आएगा। अब दोनों के बीच रिलेशन नहीं पूछा है कि एनर्जी बराबर काट दो, ये बोला है कि दोनों के डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो, तो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ बटा फोटोन। सर ऊपर इलेक्ट्रॉन नीचे फोटोन क्यों? क्योंकि पहले जिस पार्टिकल के बारे में पूछा है उसको ऊपर रखना, पहले जिस पार्टिकल के बारे में पूछा उसको ऊपर रखना पड़ेगा, पहले जिस पार्टिकल के बारे में पूछा है उसको ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। पहले जिस पार्टिकल के बारे में पूछा उसको ऊपर रखना पड़ेगा, पहले जिस पार्टिकल के बारे में पूछा उसको ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है।
पहले जिस पार्टिकल के बारे में पूछा उसको ऊपर रखना। तो इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड अ फोटोन, तो इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, तो इलेक्ट्रॉन की de Broglie वेवलेंथ h डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2mv, ये इलेक्ट्रॉन की बात होगी, इनटू फोटोन की क्या होगी hc बाई, तो ये हो जाएगा hc, ऊपर चला जाएगा आपका e, hc ऊपर चला जाएगा e। अब यहां पे सॉल्व करेंगे तो भाई h से h कटेगा, हाँ, तो ऊपर आ गया आपका e डिवाइडेड बाई c इंटू रूट 2mv। अरे भाई h से h कटा ना, बाकी तो ऊपर ई बचा, यहाँ सी, ई बाई सी रूट 2mv। अच्छा बता, रूट के अंदर ई है, यहाँ पे सिंपल ई है, तो क्या ये रूट ई से ई कटेगा, ऊपर रूट ई आ जाएगा? हाँ सर, तो ऊपर रूट ई और नीचे रूट 2mv, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ई बाई 2m इंटू 1 बाई सी, हो जाएगा 1 बाई सी इंटू ई बाई 2m का पावर हाफ। क्लियर है? हाँ सर सही है, 1 अपॉन सी ई बाई 2m का पावर हाफ, सर सही एकदम सही है। तो देखो मैच कर रहा है कहीं से, इसमें तो बटा सी नहीं, हाँ हाँ ये 1 अपॉन सी ई बाई 2m का पावर हाफ, सही है सर, ये मैच कर गया। 1 अपॉन सी ऊपर 2m नीचे ई नहीं, गलत है, तो ये भी गलत है, आंसर आ गया थर्ड। और ये सवाल इन सवाल में फर्क है क्या कुछ? हाँ सर बहुत फर्क है, में तो कुछ अलग ही चीज है। तो इसमें ना de Broglie वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन एंड de Broglie वेवलेंथ और फोटोन के बीच में रिलेशन पूछा है कि कैसे एग्जिस्ट करेगा, मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन पूछा, मतलब एनर्जी हटा दी है, तो जो भी एनर्जी था उसको काटना था, तो ये रूट के अंदर है और सिंपल, और इसमें सिंपल ही था, इसका सिंपल ही, इसका रूट का ही कैसे कटेगा, तो रूट इधर ले जाओ, तो ये स्क्वायर हो गया, सिंपल ही बचेगा, ये सिंपल ही बचेगा दोनों को डिवाइड कर दिया, कट गया। तो लेमडा ऑफ फोटोन प्रोपोर्शनल टू लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर, लेमडा ऑफ फोटोन प्रोपोर्शनल लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां भी वही चीज है, देखो ना, इलेक्ट्रॉन का de Broglie वेवलेंथ ऐसे लिखेंगे h बाई पी और p रूट अंडर 2m के ही, यहां पे de Broglie वेवलेंथ लिखेंगे लेमडा इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू h बाई पी, p को लिखेंगे e बाई सी। अब यहां से डिवाइड, ठीक है। अब मैं तुम्हें अगर कहूं ये सब काट दो, सब बकवास बात, सब खत्म, हालांकि तुम्हें लिखना है, लेकिन भाई छोरा मर्दे मजदूरी के बाद, छोरा मर्दे मजदूरी के बाद, एमआर स्टार के आगे ओकर का औकात, छोरा मर्दे मजदूरी के बाद, एमआर स्टार के आगे ओकर का औकात। सर क्या है एमआर स्टार? जोरदार एमआर स्टार। मतलब ये सवाल तो मैं, यकीन मानोगे, 11th क्लास का जब यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाता हूं उसके चौथे लेक्चर में कराता हूं, जाके देख लेना। अगर तुमने मेरे से 11th पढ़ा है तो जाके देख लेना, 11th क्लास के चौथे लेक्चर में, यूनिट एंड डायमेंशन के चौथे लेक्चर में याद आ गया होगा, जिसने भी मेरे से 11th पढ़ा होगा उसको याद आ गया होगा। सर ये सारे सवाल पहले से खत्म है क्या? तो ये कह रहा है कि de Broglie वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा de Broglie वेवलेंथ ऑफ फोटोन का रेशियो, सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो तो डायमेंशनलेस होता है, तो मस्ट बी डायमेंशनलेस। सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो तो डायमेंशनलेस होता है, तो दिस मस्ट बी डायमेंशनलेस, ये मस्ट डायमेंशनलेस होना ही चाहिए। तो डायमेंशनलेस यहां पर देखो कौन सा फैक्टर डायमेंशनलेस आएगा, तो बताओ। सी में एक लेंथ होता है, हाँ सर एक लेंथ आएगा, एनर्जी मास है, एनर्जी में भी मास और लेंथ आएगा, तो ये कभी भी डायमेंशनलेस हो ही नहीं सकता है भाई। एनर्जी में एक मास है, हाँ, ये मास है, हाँ, मास 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 का स्क्वायर, और इसमें मास होता नहीं तो कौन काटेगा मास, तो मास तो आएगा, और वो तो डायमेंशनलेस होना चाहिए, मतलब ये गलत है। और ये सर सही कह रहे हो, सही कह दिया। अच्छा देखो, एनर्जी में लेंथ, हाँ, सी में भी लेंथ, हाँ, लेंथ 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 का स्क्वायर, ऊपर लेंथ है नहीं तो डायमेंशनलेस होगा नहीं। एनर्जी में लेंथ और सी में लेंथ कट सकता है, एनर्जी में मास नीचे मास कट सकता है, हाँ सर कट सकता है। और मान लो एनर्जी में एक लेंथ है और नीचे सिर्फ मास है, नीचे कहीं लेंथ है नहीं, और एनर्जी के लेंथ को कौन काटेगा, कोई नहीं, तो ये डायमेंशनलेस होगा नहीं, मतलब ये आंसर, 1 सेकंड में आंसर। यही तो बात है, सबको कह रहा था ना क्या बात है, क्या है मास्टर में क्या बात है, अरे क्या बात है मास्टर में क्या बात है, अरे छोड़ा मजदे मजदूरी के बाद, छोड़ा मर्दे मजदूरी के बाद, हेमा स्टार के आगे होकर क्या औकात, क्या है देखने क्या है मास्टर। और तो कुछ पढ़ा ही नहीं अभी, नहीं पढ़ा है, 12th में तो पढ़ा है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा और पढ़ाऊंगा, तेरे बदमाशी की वजह से थोड़ा कम पढ़ा है, और पढ़ाऊंगा धीरे धीरे, बेसमय है। कैप्चर में तो पढ़ा है मास्टर, छोरा मर्दे मजदूरी के बाद, एमआर स्टार के आगे ओकर का औकात। बताओ मजा है कि नहीं अंदर से एकदम। मैं कह रहा हूं सेम फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मास बाई मास का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशनलेस। लेंथ बाई लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशनलेस। एनर्जी बाई एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशनलेस। de Broglie वेवलेंथ बटा डायमेंशनलेस। तो जो डायमेंशनलेस बन रहा होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवीजन करके वही आंसर आएगा। इसमें तो मास लेंथ टाइम सब मल्टीप्लाई करके कहां कुछ कट रहा है। यहाँ पे नीचे इसमें लेंथ आएगा, इसमें भी लेंथ आएगा, लेंथ तो कटा ही नहीं, इसमें लेंथ आएगा नीचे लेंथ है नहीं, कटा ही नहीं। यही वाला फैक्टर डायमेंशनलेस हो सकता है, मुझे चेक भी नहीं करना पड़ेगा डायमेंशनलेस है कि नहीं, क्योंकि इन तीनों डायमेंशनलेस नहीं है और इसमें हो सकता है, तो जो आंसर हो गया बस।
बताओ मजा आएगी नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, न्यूक्लियस ऑफ मास एम एट रेस्ट। एक न्यूक्लियस है एम मास और ये रेस्ट में, ठीक है सर। न्यूक्लियस ऑफ मास एम एट रेस्ट स्प्लिट इनटू टू पार्ट हैविंग मास m/3 एंड 2m/3। तो ये दो हिस्से में टूटा। पहले इसका मोमेंटम क्या था, 0, रेस्ट में था, न्यूक्लियस रेस्ट में था। अब वो दो हिस्से में टूटा, एक का मास m/3 और दूसरे का मास है 2m/3, और वो अलग अलग डायरेक्शन में, एक आगे भागा होगा तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए पीछे भागा होगा। तो उनके डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो बताओ सीधा 1 सेकंड में 1:1। सर दोनों का मास अलग है, हाँ अलग है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो मास पर डिपेंड करता है, और दोनों का स्पीड भी अलग होगा, कुछ सब अलग होगा, लेकिन इसका मोमेंटम 0 था, अपने आप टूटा है। तो जितना मोमेंटम लेके ये आगे जाएगा उतना ही मोमेंटम से ये पीछे जाएगा। तो इसकी मोमेंटम और इसका मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम सेम, और मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम सेम, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो बेटा सेम ही आई। डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो बेटा सेम ही आई, और मजा आ गया लो। अब दूसरा देखिए, एन अल्फा पार्टिकल एंड कार्बन 12 एटम हैज द सेम काइनेटिक एनर्जी, देन रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बड़ा आसान है, अल्फा पार्टिकल का मास 4 और इसका एटम का मास तुम देख सकते हो 12 गुना, तो ये 4 तिहाई 12, तो √3 का फैक्टर आएगा, काइनेटिक नहीं सेम है तो हो गया। अच्छा √3 का फैक्टर √3:1 आएगा, क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। करके देखो, जेईई मेन 2022 हर सवाल जेईई का कैसे लग रहा है देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है, जेईई मेन 2022 का सवाल है, अच्छा सवाल, जेईई मेन 2022 का सवाल है, अच्छा सवाल है। एन इलेक्ट्रॉन मास m एंड विथ इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू v0 i कैप। एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हमको दिया है v0 i कैप, ठीक है, इज मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू -E0 i कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, -E0 i कैप, माइनस यहां पे डायरेक्शन बता रहे हैं, वेयर E0 इज द कांस्टेंट, एट T इज इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज लैम्डा इज इक्वल टू h/mv0। तो ऑब्वियस बात है, T इज इक्वल टू 0, डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो h/mv और v v0 है, तो mv0, ये तो सही बात है, T इज इक्वल टू 0। देन इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ आफ्टर टाइम t, तो t टाइम के बाद इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा। एक बात बताओ, यही सवाल मैंने यहां पे कराया तुम्हें, लेकिन ये क्या था, ये फिजिकली समझ रहे थे, हम यहां पे स्पीड देख रहे थे, न्यूमेरिकली नहीं सॉल्व कर रहे। यही तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे और इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां लगेगा, आगे लगेगा। ये बात आपको समझ में आता है? सर ये बात तो समझ में आता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब यहां देखिए, अब यहां देखिए, अब यहां पे देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वही सवाल है, देखो इलेक्ट्रॉन है, कहां जा रहा है, एक्स में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पीछे, इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे है, तो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, फोर्स यहां तो एक्सेलरेशन यहां, एक्सेलरेशन इधर, वेलोसिटी इधर, सेम डायरेक्शन में होगा तो स्पीड अप होगा, और स्पीड अप होगा, स्पीड अप होगा तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, स्पीड अप होगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ घटेगा। अब यहां पे ये सेम बोल दिया तो रॉन्ग हो गया, सेम बोल दिया तो रॉन्ग हो गया। यहां पे बोला कि टी टाइम के बाद लेमना नॉट टी बढ़ गया तो घट गया, मतलब बढ़ गया तो गलत हो गया, क्योंकि यहां पे स्पीड बढ़ेगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो घटना चाहिए। हाँ सर, यहां पे लेमडा नॉट, अगर लेमडा नॉट को अंदर भी लाओगे तो लेमडा नॉट प्लस समथिंग इंटू लेमडा नॉट, साला मतलब आंसर यही बचा बस, क्योंकि जब जब टी 0 रखोगे, देखो अच्छा एक बात बताओ, इसमें टी 0 रखो, अगर टी 0 तो ये टर्म 0, लेमडा नॉट बटा 1 मतलब लेमडा नॉट ही आएगा टी इज इक्वल टू 0 पे, और जब टाइम ज्यादा रखोगे तो ये ज्यादा टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये टर्म बढ़ेगा, ये टर्म बढ़ेगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ घटेगा, तो ये सही बैठ रहा। यहां पे जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे तो एक्स्ट्रा टर्म ऐड होगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, लेकिन बढ़ना नहीं चाहिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ घटना चाहिए। तो फिजिकली हम पहले भी देख चुके हैं और यहां भी देख रहे हैं, यही है एमआर स्टार का पावर। मतलब जेई का सवाल, जेई 2022 का सवाल, अच्छा सवाल, हमने सीधा देख के सॉल्व कर दिया। सर न्यूमेरिकली सॉल्व करके दिखाओ, तो करना भाई, हो जाएगा। यहां पे क्या लिखेगा, फाइनली लेमडा जो लिखेगा किसी टी टाइम पे h/mv हो जाएगा, तो h/m फाइनल वेलोसिटी का क्या लिखोगे, v0 प्लस at हो जाएगा QE/m इंटू टी, ये ले रख वहां पे रख, तो यही तो आ रहा है तेरा टी टाइम के बाद वेलोसिटी, तो बता देख टी भी है, QE भी है, देख चार्ज को ही रख दे, वही आंसर आ रहा है, देख चौथा आंसर बनेगा। और वैसे भी ये 3 आंसर नहीं बन सकते, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां लगेगा, आगे ही लगेगा,
फोर्स आ गया तो एक्सेलरेशन आ गया, तो स्पीड अप होगा। स्पीड अप होगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ घटना चाहिए टाइम के साथ। टाइम के साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ सिर्फ चौथे ऑप्शन में घट रहा है। ये तो बात है। अब देख जेई मेन 2021 और 24 भी दिखाऊंगा, बता। जेई मेन 2021, जेई मेन 2021 और जेई मेन 2000 सॉरी नीट 2016 में क्या फर्क है? कहां पे लैंग्वेज अलग है, क्या वर्ड अलग लिखा, बता। देख ले सवाल, देख ले सवाल, देख ले सवाल। द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन। या तो बता दिया इलेक्ट्रॉन फोटोन का। ऑप्शन देख, ऑप्शन सेम पैटर्न पे, सेम पैटर्न पे ऑप्शन। ये लेंथ, लेंथ एम 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 में 2 नहीं। अच्छा, इस पे थोड़ा सा इनोवेशन किया है, इनमें डायमेंशन में कंफ्यूज करने की कोशिश करें। ये आंसर आएगा आपका, देख ले। नेक्स्ट, कंसिडर द टू सेपरेट आइडियल गैस of electrons and protons having same number of particles. The temperature of both the gases are same. The ratio of the uncertainty in the determining the position of the electron. अच्छा, ये तो पढ़ाऊंगा अभी, ये पढ़ाऊंगा बेटा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी थ्योरम, ये पढ़ाऊंगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी थ्योरम पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एमी एंड प्रोटॉन ऑफ मास एमपी आर आइसोलेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इन रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। De Broglie wavelength lambda is equal to h बटा रूट अंडर 2m क्यू डेल्टा वी। एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो डेल्टा वी हट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ मास एमपी, एमई एंड एमपी आर एक्सेलरेटेड थ्रू, अच्छा प्रोटॉन है ना, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज सेम ही होता है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का तो चार्ज सेम ही होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास आ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास आ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास आ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास आ जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हेलो हेलो हेलो, हाँ सॉरी सॉरी, इलेक्ट्रॉन पहले लेना है। इलेक्ट्रॉन ऊपर लेंगे, प्रोटॉन नीचे रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का मास ऊपर, प्रोटॉन का मास नीचे। थर्ड आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? थर्ड आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, टोटल एनर्जी ट्रांसफर सरफेस इन टाइम टी, ये तो वो सवाल आ गया है। अच्छा, ये नंबर ऑफ फोटोन वाले सवाल यहाँ पे मिक्स हो गए, सॉरी, इस सब की तो कोई जरूरत ही नहीं है।
हेलो हेलो सर, सॉरी मैं ये बोल रहा था कि 10 क्वेश्चन बचे हैं, है ना। और बीच में जो क्वेश्चन डिलीट किया वो नंबर ऑफ फोटोन वाले क्वेश्चन थे, जेई मेन के जो पूछे नहीं थे, पावर, इंटेंसिटी, ये सब वाले, वो हटा दिए। अभी भी 10 क्वेश्चन बचे हैं। तो मैं तुम्हें ये कह रहा था कि इनको शर्म नहीं आता, सारा क्वेश्चन मास्टर से कराता, खुद क्या करेगा, खुद कुछ करेगा कि नहीं करेगा। अब सवाल में पढ़ूंगा, कंसेप्ट अगर डिस्कस है तो उसको छोड़ देता हूँ। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम एसिलेटेड थ्रू पोटेंशियल वी, तो हो गया ना, लेमडा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2m, पोटेंशियल मतलब क्यू डेल्टा वी, ये यूज कर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल ऐसे तो सेम पोटेंशियल, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल सेम पोटेंशियल डिफरेंस से सिलेक्ट करते, रेशियो de Broglie वेवलेंथ, प्रोटॉन एंड अल्फा है तो प्रोटॉन का मास m और चार्ज e लेगा, तो अल्फा पार्टिकल का मास हो जाएगा 4m, चार्ज हो जाएगी 2a। ये बात समझ में आया। अब de Broglie वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h बाई 2m, के अगर काइनेटिक एनर्जी दिया होता तो लिख लेते, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं दिया, क्यू डेल्टा वी दिया, और डेल्टा वी तुम्हारा दोनों में सेम पोटेंशियल से क्लियर, ये सेम और ये सेम, ये दोनों आपका क्या है, सेम है, तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा रूट अंडर m इंटू क्यू, रूट अंडर m इंटू क्यू, ये आएगा। de Broglie वेवलेंथ, de Broglie वेवलेंथ, de Broglie वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, de Broglie वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर m इंटू क्यू, de Broglie वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर m इंटू क्यू, यही आएगा क्या। हाँ। अब प्रोटॉन के लिए तो सिंपल m इंटू क्यू आएगा प्रोटॉन के लिए, अगर अल्फा पार्टिकल के लिए लिखोगे तो 1 अपॉन रूट अंडर 4 गुना मास 4m और 2 गुना चार्ज 2q, तो ये रूट 8 आएगा, रूट 8 ऊपर चला जाएगा, रूट 8 मतलब 2 रूट 2, ये कुछ आंसर आएगा। रेशियो अगर मैच नहीं कर रहा तो हो सकता है पहले अल्फा लिखे फिर तुम्हारा प्रोटॉन लिखे, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये तो बोला है प्रोटॉन अल्फा, लेकिन प्रोटॉन अल्फा से मैच नहीं करे, 2 रूट 2:1 नहीं है तो 1:2 रूट 2 लिख देंगे। हाँ, दोनों ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट, इफ द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल चेंज्ड बाय एन अमाउंट डेल्टा पी, अच्छा मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल मतलब चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज पी नॉट, ये क्या लिखा है बेटा, ये क्या लिखा है बेटा, व्हेन द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज चेंजेस बाय एन अमाउंट पी नॉट, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल चेंजेस बाय द अमाउंट पी नॉट, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल चेंजेस बाय अमाउंट पी नॉट, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल changes by the amount p naught, the corresponding change in the de Broglie wavelength found to be इतना परसेंट। अच्छा, तो चेंज इन de Broglie मतलब डेल्टा p बटा p, मतलब p फाइनल माइनस p इनिशियल बटा p इनिशियल इज 0.25%, परसेंटेज आपको 100 से डिवाइड करोगे तो चेंज इन मोमेंटम मतलब ये p नॉट दिया हुआ है, pf माइनस pi, ये देखो p नॉट दिया है, p नॉट बाई pi इज इक्वल टू 25.025 बटा 100, यह आ जाएगा। देन फाइंड ओरिजिनल मोमेंटम मतलब पी इनिशियल पूछा, इनिशियल मोमेंटम आपसे पूछा, इनिशियल मोमेंटम आपसे पूछा है, ये तरीका है सॉल्व करने, तो पी आई पी नॉट के टर्म्स में निकल जाएगा, सही है, चेंज मोमेंटम पी नॉट हमको दिया हुआ है, तो इनिशियल मोमेंटम पी आई बराबर, इस पी आई को यहां ले जाओ, 100 इंटू पी नॉट बटा 25 बटा 100, 25 बटा 100 मतलब 4, तो 400 पी नॉट, तो यही आंसर भी है, पी आई बराबर 400 पी नॉट। खुद करो एक बार, थोड़ा सा देखो कैसे किया है, खुद समझो। नेक्स्ट, फोटोन एंड प्रोटॉन, फोटोन एंड प्रोटॉन है, देखो ये फोटोन है, फोटोन अलग, फोटोन जिसमें एनर्जी पीसी से लिखते हैं, और ये फोटोन मतलब पार्टिकल, प्रोटॉन मतलब पार्टिकल, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब मैटर पार्टिकल, और ये फोटोन मतलब लाइट वाला, तो इसकी एनर्जी को तो मोमेंटम को लिखेंगे रूट अंडर 2m के ई से, और वहां पे मोमेंटम हो जाएगा ई बराबर पीसी से, बस वो रख दो और रिलेशन निकाल दो। अल्फा पार्टिकल इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इतना, एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 गुना मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 गुना मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज होता है 2 गुना चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ इतनी रेडियस इतनी है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इतना, देन de Broglie वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल विल बी, कुछ नहीं करना, mb स्क्वायर बाई आर, एकदम बेसिक से जाते हैं, क्यू वी बी, v से v स्क्वायर कटेगा, v बचेगा, तो mb बराबर आ गया तेरा q बी आर, लेमडा इज इक्वल टू होगा h बटा mb, mb को लिखेंगे q बी आर, तो de Broglie वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू h बटा q बी आर, h बटा q बी आर। ऑब्जेक्ट ऑफ मास m रेस्ट एंड ब्रेक इनटू 2 पार्ट ऑफ रेशियो 2:3, देन द de Broglie वेवलेंथ, तो एक पार्टिकल जो रेस्ट में है अगर वो 2 हिस्से में टूटता है तो उसका de Broglie वेवलेंथ हमेशा 1:1 ही रहता है। de Broglie वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द nth स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, बस एक चीज कि de Broglie वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो है n।
जितने ऑर्बिट में होगा डिब्रोगली वेवलेंथ उसके n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चलो ओरिजिनल फॉर्मूले में बता देते बेटा, चिंता क्यों कर रहे हो। यहां पर देखो nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका डिब्रोगली वेवलेंथ कहां लिखे, देखो इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ एटम, देखो n ऊपर है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है, तो लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n आ गया। क्या आ गया मेरे लाल, लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n आ गया, लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n आ गया। ठीक है, प्रोटॉन एसिलेटेड थ्रू 225 वोल्ट डिब्रोगली वेवलेंथ, तो देखो प्रोटॉन का डिब्रोगली वेवलेंथ यही तो लिखा था 0.286 एंड रूट ऑफ 225, तो रूट 15 आ जाएगा, यहां से निकाल लो। एकदम धकाधक काम चल रहा है, एकदम धकाधक, एंगस्ट्रम में इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। The de Broglie wavelength lambda associated with a proton increases by 25%। ठीक है, चलो ये होमवर्क है, कल मैं कर दूंगा। ये है नीट 2018 का सवाल है, फिर से लॉजिक लगाना, करना 2-3 सवाल होमवर्क दिया है, आराम से कर लेना। और जरूरी नहीं है कि सारे सवाल तुम आज ही होमवर्क करो, पूरा आज ही पढ़ो, हो सकता है तुमने कर लिया, बहुत अच्छी बात। तुम कल पेपर है तो कल मत करना, कल तो ऐसे पेपर नहीं है तुम्हारा, अभी कहाँ, अभी तो फ्राइडे है, फिर सैटरडे है, फिर संडे है, अभी तो बहुत दूर है, तो 2-3 दिन में कर लेना, थोड़ा थोड़ा निकाल के। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।